हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑर्गेनेली स्टडी की थी लाइसोसोम। इसमें हम लोगों ने देखा था लाइसोसोम ब्रिंग्स अबाउट द इंट्रासेलुलर एंड द एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। द इंट्रासेलुलर डाइजेशन इज brought about by the autophagic vesicle or the secondary lysosome, which contain the foreign material brought in by the process like the phagocytosis. Now what is exact phagocytosis? यहाँ पे आप लोगों को लाइसोसोम का स्ट्रक्चर गिवन है। ये आउटर मोस्ट सिंगल वॉल मेम्ब्रेन और इसके इनसाइड एंजाइम होता है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। नाउ दिस इज अ सेल। यहाँ पे आप लोगों को ये सेल की डायग्राम है और सेल में हम लोग देखते हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और इसके इनसाइड ये जो ऑल है ये हम लोगों को ऑर्गेनेलीज दिख रही है। उसमें हम लोगों को दिख रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नाउ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या करेंगे? इट इज़ अ पिंच ऑफ वेसिकल, और ये वेसिकल है, ये पिंच ऑफ करेंगे वेसिकल एंड ये जो वेसिकल है ये जनरली ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे इन द गोल्जी एपरेटस। नाउ नेक्स्ट गोल्जी एपरेटस से जो भी हम लोगों ने गोल्जी बॉडी का गोल्जी एपरेटस का स्टडी किए उसमें से हम लोगों ने देखा कि जनरली ट्रांसफेज से इट ट्रांसपोर्ट द वेसिकल और फिर जनरली इसमें वेसिकल का ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हमारे पास लाइसोसोम है। लाइसोसोम प्राइमरी लाइसोसोम एज वेल एज सेकेंडरी लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या करेगा? जो भी अनवांटेड थिंग्स है विद द हेल्प ऑफ द फिनोमेना ऑटोफैगी, जो भी अनवांटेड मटेरियल है उसका डाइजेशन करेगा एंड डाइजेशन करने के बाद जो भी रहेगा इसे हम लोग बोलेंगे रेसिडुअल बॉडी। नाउ इसी तरीके से ये है रेसिडुअल बॉडी रहेगा। इस तरीके से क्या रहेगा? फूड वैक्यूल है विद द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस फिनोमिना। जनरली इंट्रासेलुलर डाइजेशन होगा और एक्स्ट्रा जो फूड मटेरियल है विद द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस आउटसाइड जनरली रिलीज होगा। ये बोलेंगे इसे फैगोसाइटोसिस आउटसाइड द सेल, जो कि लाइसोसोम भी अभी जो भी एक्स्ट्रा थिंग्स है उसका डाइजेशन कंप्लीट वे से नहीं कर रहा है, तो विद द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस अनवांटेड मटेरियल है इन ऑफ ए फूड ये सेल के आउटसाइड रिलीज होगा। इस तरीके से ये फिनोमिना है फैगोसाइटोसिस। नाउ एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन ब्रिंग अबाउट बाय रिलीज ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम। अभी देखिए जो भी एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन है, एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन मीन्स क्या? आउटसाइड द सेल एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, ये जनरली लाइसोसोमल एंजाइम रिलीज करेगा आउटसाइड। फॉर एग्जांपल एक्रोसोम। एक्रोसोम मीन्स क्या? तो पर्टिकुलर जो स्पर्म होता है, ह्यूमन स्पर्म, आप लोगों को पता है इसमें ये एंटीरियर हेड पोर्शन होता है और इस तरीके से स्पर्म की डायग्राम है। तो इसमें जो भी एक्रोसोम है मीन्स एंटीरियर, ये जो एंटीरियर टिप होता है उसे जनरली एक्रोसोम बोलते हैं। और कैप लाइक स्ट्रक्चर इज मॉडिफाइड लाइसोसोम विच कंटेन द वेरियस एंजाइम लाइक द हाइलुरोडिनेज। इसमें ये जो एक्रोसोम होता है इसमें एक पर्टिकुलर एंजाइम होता है, इसे क्या बोलेंगे? हाइलुरोडिनेज बोलेंगे। एंड जनरली ये एंजाइम क्या करेगा? विद द हेल्प ऑफ टिप, जो एग है उसकी जनरली वॉल है, जनरली उसको डिजोल्व करेगा। दिस एंजाइम ब्रिंग अबाउट द फर्टिलाइजेशन, और ये जो ओवम की एग जो होता है उसकी आउटर मोस्ट लेयर को डिजोल्व करने में हेल्प करेगा। एंड ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस फाउंड इन मेनी ऑर्गेनिज्म, लाइसोसोम एंजाइम हेल्प इन रीयूजिंग द टिश्यू
redundant organ, and they are also help in the destruction of the malignant cell. For example, T lymphocyte. Generally जो भी redundant organs है, जनरली ये जो ड्यूरिंग द मेटामॉर्फोसिस, व्हाट इज एग्जैक्ट मेटामॉर्फोसिस? मेटामॉर्फोसिस मीन्स क्या? तो हम लोग बोलते हैं कि लार्वल स्टेज इनटू द एडल्ट स्टेट में जब कन्वर्शन होता है तो जनरली इसे मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस बोलेंगे. तो ये मेटामॉर्फोसिस में जनरली ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस मेनी ऑर्गेनिज्म में दिखती है. लाइसोसोम एंजाइम जो है वो हेल्प करेगा इन रीयूजिंग द टिश्यू. जनरली जो रेडुनेंट ऑर्गन है उसके जनरली टिश्यू है उसका रीयूज करने के लिए हेल्प करेगा. दे ऑल्सो हेल्प इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द मैलिग्नेंट सेल. एंड जनरल मैलिग्नेंट सेल कौन सी है? टी लिम्फोसाइट. इसका डिस्ट्रक्शन में भी हेल्प करेगा. इस तरीके से यहाँ पे हम लोग जो लाइसोसोम है ये टॉपिक फिनिश करते हैं. नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं वैक्यूल्स. व्हाट इज एग्जैक्ट वैक्यूल्स? नाउ वैक्यूल्स आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक प्रोमिनेंटली फाउंड इन अ प्लांट सेल. वैक्यूल जो होता है हम लोगों ने देखा है कि प्लांट सेल अगर है, सपोज दिस वन इज अ प्लांट सेल, और उसमें आप लोगों को एक बड़ा सा साइड में एक पर्टिकुलर स्पेस दिखती है, गैप दिखती है. इट इज़ नथिंग बट द वैक्यूल. इसे बोलेंगे, इसे हम लोग वैक्यूल बोलेंगे. जनरली ये क्या है? मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक है. इसके ये मेम्ब्रेन, इसके ऊपर मेम्ब्रेन होती है, इसकी वजह से मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक. और जनरली कहाँ पे प्रेजेंट होती है? प्रेजेंट होता है वैक्यूल in the plant cell. In animal cell, whenever present, they are few in number and smaller in size. अगर एनिमल सेल में ये वैक्यूल प्रेजेंट है तो ये जनरली वेरी फ्यू इन नंबर है और इसकी साइज भी बहुत छोटी होती है एज कंपेरिजन टू द प्लांट सेल. जनरली देयर आर टू और थ्री परमानेंट वैक्यूल इन द प्लांट सेल. अगर हम लोग प्लांट सेल देखते हैं तो उसमें परमानेंट वैक्यूल होते हैं, उसके जो नंबर है 2 अदरवाइज 3. इन सम लार्ज प्लांट सेल अ सिंगल लार्ज वैक्यूल ऑक्यूपाइज द सेंट्रल पार्ट ऑफ द सेल. जो भी लार्ज प्लांट सेल होती है उसमें जनरली सपोज दिस वन इज अ लार्ज प्लांट सेल, तो इसमें बहुत बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होता है एंड इट इज़ कॉल्ड एज अ सेंट्रल वैक्यूल. ऐसे वैक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल वैक्यूल. इन सच केस वैक्यूल कैन ऑक्यूपाई एज मच एज 90% ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सेल. और ये जो सेल वैक्यूल है जनरली इसमें ये वैक्यूल है सेल में 90% तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है. Vacuoles are bound by the semi-permeable membrane called as a टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन. ये जो वैक्यूल होता है ये पर्टिकुलर एक मेम्ब्रेन से बाउंड होता है और वो जो मेम्ब्रेन है सेमी परमेबल है. व्हाट इज एग्जैक्ट सेमी परमेबल मीन्स क्या? जो सिलेक्टेड मटेरियल को एंट्री देगी इसे बोलेंगे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. उसे हम लोग बोलते हैं टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन. और ये जो मेम्ब्रेन है हेल्प इन मेंटेनिंग द कंपोजिशन ऑफ द वैक्यूलर फ्लूइड द सेल सैप डिफरेंट फ्रॉम द साइटोसोल. और ये जो टोनोप्लास्ट जो है ये क्या करेगा? ये जनरली हेल्प करेगा जो भी ये कंपोजिशन है वैक्यूलर फ्लूइड का. वैक्यूल के इनसाइड भी कुछ फ्लूइड रहेगा, उसके कंपोजिशन को मेंटेन करने के लिए हेल्प करेगा द सेल सैप एंड डिफरेंट फॉर्म दैट द साइटोसोल. जनरली साइटोप्लाज्म और सेल सैप इसको डिफ्रेंसिएशन करने के लिए हेल्प करेगा. कंपोजिशन ऑफ द सेल सैप डिफर इन डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल. अभी देखिए ये जो सेल सैप है उसका कंपोजिशन है ये जनरली डिफरेंट है डिफरेंट टाइप ऑफ द सेल में. एंड सेल सैप ऑफ द सेंट्रल वैक्यूल इज अ स्टोर हाउस ऑफ द वेरियस आयन and thus as a hypertonic to the cytosol. Generally the cell sap है centrally the cell sap of the central vacuole
जनरली सेंट्रल वैक्यूल का सेल सैप जो है ये जनरली ये स्टोर हाउस ऑफ द वेरियस आयन, एंड ये जनरली वेरियस आयन है उसमें उसका एज अ स्टोर हाउस है, एंड हाइपरटोनिक टू द साइटोसोल। इट मीन्स क्या कि जो आयन्स है जनरली एंट्री करेंगे फ्रॉम द वैक्यूल टू द साइटोसोल, साइटोसोल टू द वैक्यूल। इस तरीके से ये एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन से बाउंड है, इसे हम लोगों ने टोनोप्लास्ट बोला है। द सेल शेप ऑफ द सेंट्रल वैक्यूल इज द स्टोर हाउस ऑफ द वेरियस आयन का स्टोर हाउस है। स्मॉल वैक्यूल इन द सीड ऑफ द सर्टन प्लांट स्टोर द ऑर्गेनिक मटेरियल लाइक द प्रोटीन। जनरली सीड में जो भी स्मॉल वैक्यूल प्रेजेंट है ये क्या स्टोर करेंगे, ऑर्गेनिक मटेरियल। और ऑर्गेनिक मटेरियल कौन सा है, प्रोटीन से, प्रोटीन को स्टोर करके रखेंगे। जो सीड में वैक्यूल है वो प्रोटीन को स्टोर करके रखेंगे। वैक्यूल स्टोर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और इवन कंपाउंड्स दैट आर हार्मफुल और द अनप्लेटेबल टू द हर्बिवोरस। जनरली वैक्यूल जो है जनरली एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको भी स्टोर करके रखते हैं, एंड कंपाउंड्स जो भी हार्मफुल है अदरवाइज अनप्लेटेबल है टू द हर्बिवोरस, अनयूजफुल है हर्बिवोरस के लिए, ये भी वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर करके रखता है, देयर बाय प्रोटेक्टिंग द प्लांट। इसके वजह से ये प्लांट को क्या करके रखेगा, प्रोटेक्ट करके रखेगा। अट्रैक्टिव कलर ऑफ द पेटल्स आर ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ द सच पिगमेंट इन द वैक्यूल्स। हम लोग को पता है कि सेपल्स एंड द पेटल्स। व्हाट इज पेटल्स, पेटल्स मीन्स क्या, तो हम लोग देखते हैं फ्लावर के जो फ्लावर पेटल जो भी कलरफुल पार्ट होता है फ्लावर में, इसे हम लोग पेटल बोलते हैं। उसका जो अट्रैक्टिव कलर हम लोगों को दिख रहा है वो क्यों दिख रहा है, ड्यू टू द स्टोरेज ऑफ द पिगमेंट। इसमें डिफरेंट पिगमेंट स्टोर होते हैं इन द वैक्यूल। इसके वजह से जनरली फ्लावर के जो पेटल्स होते हैं उसे वो जनरली कैसे होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं एंड द कलरफुल होते हैं। इनटेक ऑफ द फूड और द फॉरेन पार्टिकल्स बाय द फैगोसाइटोसिस इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द फूड वैक्यूल। नाउ जब हम लोग बोलते हैं कि इनटेक ऑफ द फूड का इनटेक हो रहा है, अदरवाइज फॉरेन पार्टिकल, वो किसके हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने लाइसोसोम में देखा कि फैगोसाइटोसिस जो फिनोमिना है इसमें हम लोगों ने देखा था लाइसोसोम में, तो इसमें फूड का इनटेक हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फैगोसाइटोसिस, और ये जो फूड पार्टिकल है जनरली बाउंड हो रहा है विद द हेल्प ऑफ फूड वैक्यूल, और ये प्रोसेस को हम लोगों ने फैगोसाइटोसिस बोला है। फिर से बता रही हूँ, फैगोसाइटोसिस मीन्स का इनटेक ऑफ द फूड की एंट्री हो रही है इसे, एंड वो जनरली एक पर्टिकुलर वैक्यूल से बाउंड हो रही है, इसे बोलेंगे फैगोसाइटोसिस। तो इनटेक ऑफ द फूड और द फॉरेन पार्टिकल बाय द फैगोसाइटोसिस इन्वॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ द फूड वैक्यूल। और जैसे जैसे उसने इनटेक कर लिया तो क्या प्रोड्यूस होने वाला है, फूड वैक्यूल्स जनरली यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है। इन फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर फॉर्म लाइक द पैरामेशियम excretion and osmoregulation take place by the contractile vacuole। जनरली ये जो फ्रेश वाटर यूनिसेलुलर फॉर्म है जनरली इसे बोलेंगे पैरामेशियम। आप लोगों को पता है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पैरामेशियम अमीबा, तो इनमें एक्सक्रीशन एंड द ऑस्मोरेगुलेशन टेक प्लेस बाय द कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के हेल्प से ही इसमें एक्सक्रीशन एंड द ऑस्मोरेगुलेशन ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। वैक्यूल्स मेंटेन द टर्जिडिटी ऑफ द सेल की टर्जिडिटी को भी वैक्यूल क्या करके रखता है, मेंटेन करके रखता है। इस तरीके से हम लोगों ने ये जो वैक्यूल ये जो ऑर्गेनेलीज है ये हम लोगों ने यहाँ पे स्टडी की है। नाउ हम लोग देखने वाले हैं ग्लायोक्सी नेक्स्ट पार्ट, इसे बोलेंगे ग्लायोक्सीसोम्स। व्हाट इज ग्लायोक्सीसोम्स? ग्लायोक्सीसोम फिर से एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है
यहाँ पे देखिए हम लोग को दिख रहा है मैट्रिक्स। डायग्राम में हम लोगों को मैट्रिक्स दिख रही है। ये मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल और सेंट्रल कोर। ये दिस इज अ सेंट्रल कोर। तो Glyoxysome. These membrane-bound organelles contain the enzyme that convert the fatty acid to the sugar. ये जो ग्लाइक्सिसोम है ये इसमें ये कैसी है, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस है। इसमें एक पर्टिकुलर एंजाइम प्रेजेंट है जो कि फैटी एसिड को शुगर में कन्वर्ट करता है। दे कैन बी ऑब्जर्व इन द सेल ऑफ जर्मिनेटिंग सीड। हम लोगों को ये ग्लाइक्सिसोम कहाँ पे दिखता है, जो जर्मिनेटिंग सीड है उसके सेल में दिखता है। whereas the cell utilize the store fat as source of the sugar till it start photosynthesizing on its own। देखिए जनरली ग्लाइक्सिसोम एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिस है। इसमें जनरली जो भी एंजाइम है वो कन्वर्ट कर रहा है फैटी एसिड टू द शुगर। अगेन ये हम लोगों को जो भी जर्मिनेटिंग सीड्स होते हैं, जर्मिनेटिंग सीड्स मीन्स क्या, तो हम लोग देखते हैं सीड अगर उसको सो करते हैं तो वहाँ से हम लोग को रेडिकल एंड प्लूमुल दिखते हैं। और जो स्प्राउट होते हैं, स्प्राउट में हम लोगों को कुछ एक्स्ट्रा पार्ट दिखता है, वाइट जर्मिनेटिंग सीड बोलेंगे। इसमें हम लोगों को ग्लाइक्सिसोम दिखता है where the cell utilize the store fats as source of the sugar। और सेल क्या करता है, जो भी फैट स्टोर हो जाता है उसको यूटिलाइज करता है एज अ सोर्स ऑफ द शुगर एंड टिल इट स्टार्ट द फोटोसिंथेसाइजिंग ऑन इट्स ओन। और जनरली ये क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस स्टार्ट करता है। यहाँ पे ये जो ग्लाइक्सिसोम है एक शॉर्ट ऑर्गेनेलिस है, ये हम लोगों ने फिनिश की है। नाउ हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करने वाले हैं माइटोकॉन्ड्रिया। व्हाट इज एग्जैक्ट माइटोकॉन्ड्रिया? माइटोकॉन्ड्रिया सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया हम लोग स्टडी करेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पे आप लोगों को डायग्राम गिवन है, ये हम लोग डायग्राम देखते हैं। डायग्राम में हम लोगों को दिख रहा है कि ये जो एक पर्टिकुलर मेम्ब्रेन दिख रही है, इसे बोलेंगे आउटर मेम्ब्रेन। इसके साथ साथ नेक्स्ट जो मेम्ब्रेन है इसे बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। इसके इनसाइड राइबोसोम प्रेजेंट है। अगेन यहाँ पे इंटर मेम्ब्रेन स्पेस दिख रही है हम लोगों को। उसके साथ साथ इसके इनसाइड जनरली डीएनए दिख रहा है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, एंड इसमें क्रिस्टी दिख रहे हैं एंड F1 पोर्शन दिख रहा है। नाउ इसे अगर डिटेल्स में देखते हैं तब हम लोगों को क्रिस्टी एंड द F1 पोर्शन हम लोग देखेंगे। यहाँ पे जो F1 पार्टिकल है इट इज़ कंसिस्ट ऑफ द बेस, पेडिसिल एंड द हेड। ये हेड पोर्शन है, ये पेडिसिल पोर्शन है और ये बेस पोर्शन है। नाउ माइटोकॉन्ड्रिया पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस, यहाँ पे ये डायग्राम में हम लोगों को एक पर्टिकुलर स्पेस दिख रही है, इसे बोलेंगे पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। और यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में डायग्राम देख रहे हैं, ये F1 पार्टिकल नेक्स्ट। और माइटोकॉन्ड्रिया इसमें हम लोगों को माइटोकॉन्ड्रियल क्रिस्टा दिख रहे हैं, F1 पार्टिकल, इनर मेम्ब्रेन एंड द आउटर मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेलिस है और जनरली ये सेलुलर एरोबिक रेस्पिरेशन में हेल्प करती है, एरोबिक रेस्पिरेशन परफॉर्म करती है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है जनरली प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट है एंड रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में ये अब्सेंट होता है। देयर शेप में भी ओवल और द स्पेरिकल और द स्पाइरल स्ट्रिप लाइक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का शेप जो है ये ओवल होता है
और स्पेरिकल होता है और द स्पाइरल स्ट्रिप लाइक होता है। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज है एंड आउटर मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन मीन्स क्या, आउटर मेम्ब्रेन and the inner membrane. Outer membrane is permeable to the various metabolites due to the presence of the protein. इसमें हम लोग देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स है, जनरली एरोबिक रेस्पिरेशन में इन्वॉल्व होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोटिक सेल में अब्सेंट होते हैं एंड रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स में भी अब्सेंट होती है। एंड इसका शेप जो है ये ओवल होता है और स्पेरिकल और स्पाइरल स्ट्रिप लाइक होता है। नेक्स्ट पोर्शन हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।